राम ने कागज पर बनी हुई आकृति को ध्यान से देखा। वो आकृति एक इंसान की थी जिसमें वो प्राणायाम कर रहा था। राम को याद आया कि ये प्राणायाम पायट्य के अभ्यास की शुरुआत में हर योद्धा प्रैक्टिस करता है। इस प्राणायाम से पेट के स्नायु मजबूत होते थे। राम सोचने लगा, उस आदमी ने प्राणायाम की आकृति मुझे क्यों दी? क्या ये प्राणायाम 10वीं गूंज निकालने की चाबी है? इसका मतलब वो आदमी मेरी मदद कर रहा है, लेकिन वो है कौन? इन सवालों के साथ राम अपने बिस्तर पर गया और सोचते सोचते थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया। जिस रहस्यमयी आदमी ने राम को वो चिट्ठी दी थी, क्या ये वही आदमी था जो हेमा से मिल रहा था और उसे राम की हड्डियां खोखली करने के लिए जहरीली जड़ी बूटी दे रहा था? अगर ये दोनों आदमी एक ही थे तो फिर वो राम को 10वीं गूंज निकालने में मदद क्यों करना चाह रहा था? राम तो इन सब बातों से अनजान था। उसने दूसरे दिन पायट्य का अभ्यास शुरू करने से पहले आकृति वाला प्राणायाम किया। उस दिन 10वीं गूंज तो नहीं निकली, लेकिन उसके अभ्यास में 4 चांद लग गए। उसकी छाती के बीच अद्भुत गर्मी का संचार हुआ जो पहले नहीं होता था। 5वीं परत तो वैसे भी उसने हासिल कर ही ली थी। अभी राम की 2 ही इच्छाएं थी, 10वीं गूंज निकालने की और प्रतियोगिता के पहले पायट्य की 6वीं परत हासिल करने की। वो प्राणायाम से राम को सच में बहुत ही फायदा हुआ, पर 1 महीना बीतने के बाद भी ना ही राम का शरीर 6ठी परत हासिल करने की कोई निशानी दिखा रहा था और ना ही 10वीं गूंज की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। हर रोज वो नीले तालाब में डुबकी लगाने जाता। हरी में से लाल रस निकलता रहता था। राम अपनी कांच की शीशी में उसे इकट्ठा करता रहता था। वो शीशी अब लगभग पूरी भर चुकी थी। राम मौका ढूंढ रहा था कि कृष्णन की तबीयत सुधारने के लिए किसी तरह उसे भी वो लाल रस पिलाए। आखिरकार कुदरत ने उसे एक मौका दे दिया। एक शाम जब राम जंगल में अभ्यास कर रहा था, तब उसे कनकी की चीख सुनाई दी, राम भैया! राम फ्रीज हो गया। वो सोचने लगा कि कनकी ऐसे चीखते हुए क्यों आ रही थी। तभी कनकी रोते हुए राम के सामने आई। क्या हुआ? राम सब छोड़ के उसके पास आया। अप्पा! कनकी सिर्फ इतना ही बोल पाई। राम अंदर से कांप उठा। क्या हुआ अप्पा को? बोल कनकी! राम ने कनकी को कंधों से हिलाते हुए पूछा। अप्पा जंगल में तुम्हारे लिए जड़ी बूटी ढूंढने गए थे, कनकी ने सिसकियां लेते हुए कहा। बिछुए शेर ने अप्पा पर हमला किया और उनको डंक भी मारा है, जल्दी चलो। बिछुए शेर आम शेर से लगभग 1.5 गुना बड़े होते थे और उनका सबसे यूनिक फीचर होता था उनकी पूंछ। बिछुए शेर की पूंछ बिच्छू की पूंछ की तरह शार्प और ऊपर से थोड़ी मुड़ी हुई होती थी। इस पूंछ का डंक बेहद जहरीला होता था। बिछुए शेर शुद्धिपुरम के आसपास के जंगलों के अंदरूनी इलाकों में रहते थे। उन इलाकों में लोग कभी नहीं जाते थे क्योंकि बिछुए शेर की पूंछ के डंक का कोई इलाज नहीं था। आदमी सीधा मर ही जाता था। उसी पूंछ का डंक कृष्णन को लगा था। मतलब अब कृष्णन के पास ज्यादा समय नहीं था। राम कनकी को साथ लेकर तूफान की तरह घर की ओर भागा। राम ने घर पहुंचकर देखा कि कृष्णन की हालत सच में बुरी थी और उसका शरीर नीला पड़ने लगा था। उसके दोनों कंधों से बहुत खून बह रहा था। हरी जड़ी बूटी भी काम नहीं कर रही है राम, हेमा ने रोते हुए कहा। मैं अभी आया, इतना कहकर राम रसोई की तरफ भागा। राम जानता था कि ऐसी हालत में एक ही जड़ी बूटी शायद काम कर सकती थी, वो चमत्कारिक लाल रस। रसोई में जाकर उसने चूल्हे पर पानी गर्म करने को रखा और अपनी जेब से निकाली लाल रस की शीशी और उस उबलते पानी में आधी शीशी खाली कर दी। जैसे ही राम ने हरी का लाल रस डाला, पानी का रंग बदल के हल्का लाल हो गया। अम्मा पूछेगी कि ये कौन सी जड़ी बूटी है तो मैं क्या जवाब दूंगा? राम ने यह सोचते हुए एक बड़े कटोरे में उस लाल रस वाले पानी को भरा। अभी अप्पा की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, बाकी देख लेंगे। ये सोचते हुए राम बाहर गया। बाहर हेमा और कनकी दोनों एक एक पल का हिसाब रख रहे थे। कृष्णन की सांसें धीमी होने लगी थी। तभी राम कटोरा लेकर आया और उस लाल रस वाले पानी की खट्टी गंध पूरे रूम में फैल गई। न हेमा ने और न ही कृष्णन ने पूछा कि यह कौन सी जड़ी बूटी है। फिलहाल सबके मन में एक ही विचार था, किसी भी तरह कृष्णन को मौत के मुंह से वापस लाया जाए। तुरंत ही राम ने कृष्णन को कहा, अप्पा मुंह खोलो, ये दवाई पिला देता हूं। कृष्णन ने उसे रोका। मैं खुद पीऊंगा। ये कहकर वो अत्यंत पीड़ा के बावजूद पलंग पर बैठा। असली योद्धा घायल ही क्यों ना हो,
इतनी जल्दी हार नहीं मानता। कांपते हुए हाथों से कृष्णन ने एक ही झटके में वो लाल पानी पी लिया और फिर हेमा ने उनका मुंह पोंछ दिया। राम का ध्यान लाल रस के असर पर ही था। कृष्णन से उसकी नजर नहीं हट रही थी। कृष्णन ने देखा कि राम उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रहा है। ऐसी हालत में भी कृष्णन मुश्किल से मुस्कुराकर कुछ बोलने गया। तभी अचानक ही कृष्णन के गाल टमाटर की तरह लाल होने लगे। आह आह! कृष्णन को ऐसा लगा जैसे उसके गालों की चमड़ी के अंदर आग लगी हो। राम की आंखें शौक और डर में बड़ी हो गई। अप्पा! कहते हुए राम ने कृष्णन का हाथ पकड़ लिया और तभी कृष्णन को खांसी का दौरा पड़ा। कृष्णन की खांसी की आवाज इतनी भयानक थी जैसे उसके फेफड़ों के अंदर बहुत सारा पानी भर गया। कनकी और हेमा डर से सफेद पड़ गए थे। क्या हो रहा था कृष्णन को? उनसे भी ज्यादा शौक में राम था। राम जब ये लाल रस पीता था तब उसे बहुत कुछ होता था, लेकिन ऐसी खांसी उसे कभी नहीं आई। कृष्णन की भयानक खांसी बढ़ती गई, इतनी ज्यादा कि पड़ोस के 3-4 लोग भी चौखट पर जमा हो गए। क्या हुआ कृष्णन अन्ना? एक पड़ोसन ने सहानुभूति में पूछा, पर कोई जवाब दे उससे पहले अचानक कृष्णन के मुंह से काले रंग का खून निकलने लगा। राम स्तब्ध हो गया। वो सोचने लगा, अप्पा के मुंह से खून क्यों निकल रहा है और खून काला क्यों है? हेमा चीखने लगी, कोई वैद्य को बुलाओ, जल्दी कोई वैद्य को बुलाओ। 3-4 पड़ोसियों में से 1-2 लोग वैद्य को बुलाने भागे। राम के दिमाग में एक ही पल में कई प्रश्न उठने लगे। कहीं मैंने अप्पा को ये लाल रस देकर गलती तो नहीं कर दी थी? ये लाल रस अप्पा को मार तो नहीं डालेगा? ये क्या कर दिया मैंने? तभी अचानक ही कृष्णन ने काले खून की उल्टी कर दी और अचानक कृष्णन की खांसी बंद हो गई। उसके गालों का जलना भी बंद हो गया। पूरा शरीर भी अपने मूल रंग का हो गया और उसकी सांसें भी अब एकदम नॉर्मल हो गई। थोड़ी सी कमजोर आवाज में कृष्णन बोल उठा, मैं ठीक हूं, किसी वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं। कृष्णन को पहले की तरह बोलते हुए देख हेमा, राम और कनकी तीनों की जान में जान आई। हेमा और कनकी भागकर कृष्णन के गले लग गई। हेमा ने रोते रोते कृष्णन का मुंह पोंछते हुए कहा, आप ठीक तो हैं? कनकी कृष्णन के घायल हुए कंधों को देखते हुए बहुत ही सरप्राइज्ड होकर बोली, अप्पा, आपके घाव ठीक हो रहे हैं? सच में खून तो बंद हो ही गया था, लेकिन कृष्णन का कंधा भी नॉर्मल दिख रहा था। कृष्णन ने राम की ओर देखा। राम की आंखों में आंसू थे। वो आंसू बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन फिलहाल राम को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त राम के लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि कृष्णन मौत के मुंह से बाहर आ चुका था। मैं ठीक हूं, आपका धन्यवाद, आप जाइए, मेरी चिंता ना करें, कृष्णन ने 2 पड़ोसियों को कहा। दोनों पड़ोसियों के चेहरे पर भी मुस्कान थी। कुछ काम हो तो जरूर बताना कृष्णन अन्ना, अपना ख्याल रखिए। ये कहकर वो चले गए। राम की नजर अभी भी कृष्णन से नहीं हट रही थी। अचानक ही उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। कृष्णन ने हेमा और कनकी को दोनों हाथ से बाहों में लिया हुआ था। मतलब सिर्फ कृष्णन के कंधे के घाव ही नहीं भरे थे, पर कृष्णन के इतने सालों से बेजान पड़े हाथ में भी जान आ गई थी। एक पल में इतना कुछ हुआ था कि इस बात का एहसास कनकी या हेमा को या खुद कृष्णन को भी नहीं हुआ था। राम उत्साह भरी आवाज में लगभग चीख पड़ा, अप्पा, आपका बेजान हाथ! तभी पूरे परिवार का ध्यान कृष्णन के हाथ पर गया, जो अब बेजान नहीं रह गया था। कृष्णन ने शौक में अपना हाथ उठाया। कृष्णन न सिर्फ अपना हाथ उठा पा रहा था, बल्कि उसे अपने दूसरे नॉर्मल हाथ की तरह मूव भी कर पा रहा था। हेमा और कनकी भी ये देखकर इतने शॉक्ड थे कि कोई थोड़े पल के लिए कुछ बोल भी नहीं पाया। और फिर कृष्णन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोल उठा, मेरा हाथ, राम, कनकी, हेमा, मेरा हाथ ठीक हो गया। हेमा ने कृष्णन के गालों को छुआ और कहा, आपके चेहरे के दाग भी फीके पड़ रहे हैं। राम अपने आप को रोक नहीं पाया और जाकर कृष्णन के गले लग गया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। घर का माहौल अचानक ही उत्सव में तब्दील हो गया। ऐसा उत्साह भरा माहौल इस घर में पिछले कई सालों से नहीं मनाया गया था। राम समझ गया था कि यह चमत्कार उस लाल रस ने ही किया था। उसने न सिर्फ कृष्णन के शरीर में फैले जहर को काट दिया था, बल्कि
कृष्णन के पुराने घाव और उसके हाथ को भी ठीक कर दिया था। राम ने अपनी जेब पर हाथ रखा और अंदर पड़े हरि को मन ही मन धन्यवाद कहा। 10 सालों बाद वो पहली रात थी जब कृष्णन और हेमा दोनों सुकून से सोए थे। कनकी भी चैन की नींद सो रही थी। घर पर बस एक ही सदस्य जाग रहा था, राम, और उसके साथ उसके हाथ में हरा पारदर्शी पत्थर, अद्भुत चमत्कारिक हरि। राम भले ही 10वीं गूंज नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन उस रात उसकी आंखों में एक नया उत्साह, नई उम्मीद चमक रही थी। हरि की वजह से राम के परिवार का आधार स्तंभ कृष्ण फिर से ठीक हो रहा था। राम को लगा अब उसे पाइट का महाबलवान योद्धा बनने से और वो महान प्रतियोगिता जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। राम कूद के जंगल की ओर भागा। उसने अपना अभ्यास फिर से आधी रात में ही शुरू कर दिया। उसे लगता था कि शायद वो एक ही राजशेखर है जो आधी रात से अपना अभ्यास शुरू करता है। राम ने सुना था कि नरसिंह सुबह 5 बजे से अभ्यास शुरू करता था। उसका छोटा भाई उदयन भी नरसिंह के साथ ही अभ्यास करता था। बस एक पल्लवी राजशेखर के अभ्यास के बारे में राम बिल्कुल नहीं जानता था। राम ने इतना सुना था कि पल्लवी राजशेखर दिन के 22 घंटे पाइट युद्ध कला का अभ्यास करती थी, लेकिन उसे ये बात थोड़ी असंभव सी लगती थी। 22 घंटे कोई अगर पाइट का अभ्यास करे तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। वैसा राम का ही नहीं बल्कि कृष्णन और उसके पूरे परिवार का मानना था। राम खुद 18 घंटों से ज्यादा अभ्यास करने जाता था तो उसका शरीर जवाब दे जाता था, पर सच कुछ और ही था। पल्लवी राजशेखर दिन के 22 घंटे नहीं बल्कि भास्कर राजशेखर की मदद से 23.5 घंटे तक अभ्यास करती थी। सिर्फ आधे घंटे की नींद में भी उसका शरीर एक योगी की तरह फुर्तीला और तंदुरुस्त हो जाता था। पाइट युद्ध कला में इस तरह की निपुणता हासिल करना कोई आम बात नहीं थी। भास्कर के अलावा ये कोई नहीं जानता था कि पल्लवी राजशेखर ने चट्टान तोड़ मुक्के में भी महारत हासिल कर ली थी। एक तरफ शुद्धिपुरम के घने जंगलों में राम अकेले ही मुक्के पर मुक्का मारते हुए 10वीं गूंज निकालने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था, तो दूसरी ओर पल्लवी राजशेखर हवेली के नीचे की गुफा में एकदम ही स्थिर खड़ी थी। उसके सामने आंखें बंद किए भास्कर राजशेखर खड़ा था और उसने पल्लवी को कहा, तुमने सफलतापूर्वक पाइट की 9वीं परत हासिल कर ली है पल्लवी। पल्लवी ने भास्कर को प्रणाम किया और कहा, आपकी तालीम के बिना ये संभव नहीं होता दादाजी। भास्कर मुस्कुराया और कहा, अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। जो शिक्षा अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वो अत्यंत दुर्लभ है। कोई इस तकनीक के बारे में नहीं जानता सिवाय कृष्णन के, लेकिन फिलहाल वो तो शायद इसे भूल चुका होगा। इतना कहकर भास्कर ने एक मुद्रा धारण की। पल्लवी ने भी वैसा ही किया। उसके बाद भास्कर ने पल्लवी को कुछ समझाया और देखते ही देखते भास्कर और पल्लवी दोनों के शरीर जमीन पर से उड़ गए। पल्लवी की खुशी का पार न रहा क्योंकि अब वो हवा में उड़ पा रही थी। दूसरी ओर पाइट की 5वीं परत हासिल कर चुका राम इस बात से बिल्कुल अनजान था कि योद्धा हवा में भी उड़ सकता है। प्रतियोगिता के दिन राम की शक्तियां क्या पल्लवी की शक्तियों के सामने टिक पाएंगी? क्या राम हड्डी चूर मुक्के की 10वीं गूंज भी निकाल पाएगा, 6ठी परत हासिल कर पाएगा, या फिर उसके पहले हेमा की कोशिशों से राम की हड्डियां सच में खोखली हो जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।